मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिवम सिंह। आज हम अपने इकोनॉमिक सीरीज के तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन का दूसरा लेक्चर। आज हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें से एक हम कॉस्ट बेस्ड पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज रेट बेस्ड डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। उससे पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में कॉस्ट बेस्ड एंड रेट बेस्ड दो होते हैं। कॉस्ट बेस्ड हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। आज हम लोग रेट बेस्ड देखेंगे। रेट बेस्ड के अंदर चार प्रकार के होते हैं: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग एंड ट्रॉटरिंग, रनवे, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। पहले हम क्रीपिंग देखेंगे। क्रीपिंग में इन्फ्लेशन 0 से 3% के रेट से बढ़ता है। ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री में देखा जाता है, जहाँ पे इकोनॉमी डेवलप्ड होता है। सिंस द डिमांड इज डेवलप्ड कंट्री रिमेन्स लो, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज रिमेन लो। यहाँ पे डिमांड कम होता है, इसलिए इन्फ्लेशन भी कम होता है। ये हर इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन होता है। जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन शो करता है तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ डिमांड नहीं बढ़ रहा है बट कंजम्पशन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं वॉकिंग एंड टॉटरिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग एंड टॉटरिंग इन्फ्लेशन तब कहते हैं जब इन्फ्लेशन 3% to 10% के बीच में रहता है। ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में देखी जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। डिमांड यहाँ हाई होता है और थोड़ा मोड़ा कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है। और अगर इन्फ्लेशन 7, 8, 9% के पास रहता है तो कंट्री इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तीसरा देखते हैं रनवे इन्फ्लेशन। रनवे इन्फ्लेशन 10% से 30% के बीच अगर इन्फ्लेशन रहता है तो उसे रनवे इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये कंट्रोल के बाहर चला जाता है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत गंदा होता है। इट इज़ वेरी बैड फॉर एनी इकोनॉमी। एंड द लास्ट, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें 30% के पार चला जाता है इन्फ्लेशन, और ये भी किसी भी कंट्री के लिए बहुत 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 बैड होता है। तो इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। चार प्रकार के जो रेट बेस्ड इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग, 3 साल के बच्चे रेंगना चालू करते हैं तो 3% तक क्रीपिंग मान लीजिए। 10 तक पहुंचते पहुंचते बच्चे चलने लगते हैं तो उसे 3 से 10 के बीच के बच्चे चलने चालू कर देते हैं तो उसे आप वॉकिंग मान लीजिए। वॉकिंग से 30 के बीच में बच्चे रनवे दौड़ने लगते हैं अपना तो उसे रनवे मान लीजिए। और 30 के पार जब चला जाता है तो बच्चे हाइपर टेंशन में चले जाते हैं तो उसे गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन मान सकते हैं आप। चलिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया देखते हैं। इंडिया में क्या क्या फैक्टर हैं। तीनों फैक्टर इंडिया में इफेक्ट करते हैं: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल। क्योंकि भारत में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रहा है एंड वेलफेयर स्कीम आल्सो रिमेन्स हाई, जिसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखा जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। भारत आत्मनिर्भर अभी नहीं है, हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ का प्रोडक्ट बढ़ जाता है, इसलिए कॉस्ट पुश भी देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की। हमारे यहाँ ब्लैक मार्केटिंग भी है, होर्डिंग भी है, और लैक ऑफ सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी एंड इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जिसके कारण हमें स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी देखना पड़ता है। इसे कंट्रोल करना आरबीआई एंड गवर्नमेंट दोनों का काम है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कुछ हद तक, लिमिटेड एक्सटेंट तक आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ब्लैक मनी हमारे पास बहुत ज़्यादा है कंट्री में, इसलिए क्रेडिट फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन दोनों आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसे सॉल्व कर सकती है। इस तरह आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इसमें
9 है डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, वेज प्राइस स्पाइरल, इन्फ्लेशन टैक्स, स्टैगफ्लेशन, फ्लिप कर्व, श्रिंकफ्लेशन एंड स्किमफ्लेशन। इसमें से हम ये 5 आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिफ्लेशन देखते हैं। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। डिफ्लेशन राइज को कहते हैं, इन्फ्लेशन फॉल को कहते हैं। इन्फ्लेशन तो पढ़ ही चुके हो। डिफ्लेशन देखते हैं। इट रिफर्स टू कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन के दो कारण होते हैं। इफ द सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड, इफ द डिमांड फॉल्स डाउन द सप्लाई। सप्लाई है, डिमांड घट जाए, डिमांड है, सप्लाई ना मिले, इससे डिफ्लेशन होता है। द डिक्लाइन मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। डिक्लाइन के 3-4 रीजन होते हैं। क्रेडिट फ्लो जब इकोनॉमी में कम हो जाए तो डिक्लाइन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाए तो डिक्लाइन होता है। या तो पॉपुलेशन एजिंग हो जाए, 40-50 प्लस अगर पॉपुलेशन हो गया कंट्री का, then it is problem for our economy and we see deflation. Continuous deflation is an economy is not a good sign. It affect the economic growth of country. कंटिन्यूस डिक्लाइन जो होता है प्राइस राइज, प्राइस में प्राइस ऑफ गुड, वो हमारी इकोनॉमी चाहे किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। उससे अच्छा है थोड़ा इन्फ्लेशन रहे। आगे बढ़ते हैं डिसइन्फ्लेशन की तरफ। डिसइन्फ्लेशन का डिफ्लेशन से लेना देना कुछ नहीं है, ये इन्फ्लेशन की ही तरफ होता है। और सारे डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ही होते हैं, बट सारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? 100 से 110 हो गया, 110 से 132 हो गया, एंड रेट भी बढ़ रहा है। 10% से 20% रेट बढ़ने का दर हो गया। जैसे 100 से 110 हुआ तो 10% के रेट से बढ़ा, 110 से 132 हुआ तो 20% के रेट से बढ़ा, तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। बट जब इन्फ्लेशन हो, महंगाई बढ़े, 100 से 110 हुआ, 110 से 115 हुआ, बट बढ़ने का जो रेट है 10% से 5% हो गया। जब रेट घट जाता है तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन तो जानते ही हैं, डिक्लाइन को डिफ्लेशन कहते हैं। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ ना रेट ना किसी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं 100 से 98 हो गया तो इसे डिफ्लेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेशन, लगातार डिफ्लेशन के बाद प्राइस फिर बढ़ता है, उसे रिफ्लेशन कहते हैं। After a long period of deflation, when the price starts reviving again, then it is termed as reflation. Continuous deflation is not good for any economy. Continuous deflation good नहीं है, वो पहले भी देख चुके हैं। Hence, when the price declines continuous, the central bank of country as well as the government both becomes active. जब लगातार डिक्लाइन होता है, डिफ्लेशन होता है, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों एक्टिव हो जाते हैं और इस पे वर्क करते हैं। The central bank reduces the interest rate in order to enhance the credit flow. लोन पे इंटरेस्ट घटा दिया जाता है जिससे क्रेडिट फ्लो, लोगों के हाथ में पैसा जाए, लोग लोन लें, उनके हाथ में पैसा जाए तो कंजम्पशन बढ़े, जिससे हम इन्फ्लेशन बढ़ सके, अगेन प्राइस ऑफ गुड्स राइज हो सके। गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्ट टैक्स कम कर देती है, इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देती है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा रहे तो वो खर्चा करें। Because of this external support, the demand increases and the price start reviving. It is known as reflation. और इन सपोर्ट्स, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक के सपोर्ट से प्राइस फिर रिवाइव करने लगता है। द होल प्रोसेस इज कम्स अंडर रिफ्लेशन। वेज स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल देखते हैं। इन्फ्लेशन स्पाइरल एंड वेज प्राइस स्पाइरल रिफर to the cyclic relationship between increase in the wages and increase in the inflation. wages मतलब जानते हैं, सैलरी को वेज समझ सकते हैं आप। जो आप काम करते हैं उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसे वेज कहते हैं। इन्फ्लेशन स्पाइरल और इस वेज प्राइस स्पाइरल रिफर टू अ साइक्लिक रिलेशनशिप,
एक साइक्लिक रिलेशनशिप, जैसे आप कॉपी का स्पाइरल देखते हैं वैसे ही साइक्लिक रिलेशनशिप होता है वेज एंड इन्फ्लेशन के बीच में। वेज और इनकम बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ओके, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप डिमांड करेंगे हमारा वेज बढ़ाइए, फिर वेज बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल दोनों देखने को मिलता है। द इन्फ्लेशन स्पाइरल विच इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आप अपना सैलरी बढ़ाने को बोलेंगे, सैलरी बढ़ेगा तो फिर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर आपका सैलरी बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। टैक्स, इससे कोई टैक्स से रिलेटेड ये नहीं है, कोई इसका टैक्स से लेना देना नहीं है, बस इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस कॉस्ट टू अ जनरल कंज्यूमर बाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण जो हमारा लॉस होता है, जैसे आप 100 रुपये सेव किए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आप उसमें कुछ खर्चा कर दिए, तो जो आपका लॉस हुआ उसी को इन्फ्लेशन टैक्स करते हैं। द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ मनी फॉल डाउन, परचेसिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। 100 रुपये सेव करके रखे हैं, 100 रुपये सेव किए हैं आप 10 पेन खरीदने के लिए, बट आप बाद में जब 100 रुपये का पेन खरीदने गए तो आपको 5 पेन ही मिला, तो परचेसिंग कैपेसिटी फॉल हो गया, 5 पेन का आपको लॉस हो गया, उसी को इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस फॉर द कंज्यूमर, वही 10 वाला पेन 20 का हो गया। Because of inflation, the saving of people falls, as in the case of tax. इन्फ्लेशन टैक्स में हमारे सेविंग का जो वैल्यू होता है वो घट जाता है, उसी को इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। सेविंग की वैल्यू घटने की वजह से जितने का लॉस होता है उसे इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। चलिए आज आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर बताइए, अगले लेक्चर में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। और आगे की बाकी बचे 4 जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम इन्फ्लेशन बैंड कर देंगे और फिर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ इन्फ्लेशन आर कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए, और भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। हमारी यूपीएससी चैनल यूपीएससी विद शिवम को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप टेलीग्राम पे मेरा लेक्चर का पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।